गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमारी यूपी पीसीएस की जो पीवाईक्यू सीरीज़ है उसमें 2022 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जो लास्ट हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके कंटिन्यूएशन में सीरीज़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कंसीडर द फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसमें आपको फंक्शन बताना है, ठीक है, सीएम के प्लस फंक्शन गवर्नर एंड रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ। तो ओवरऑल जो आपका आंसर है वो 3 पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर प्लेज ए डिस्टिंक्ट रोल इन गवर्नेंस ऑफ द स्टेट देयर फंक्शन डिफाइंड बाय। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो आप लिख सकते हैं कि आर्टिकल 153 आर्टिकल 163 टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ और talk about or deals with the appointment of governor and चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो 153 और 164 दो आर्टिकल हैं, ये यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, या तो इंट्रो में या तो ये मेंशन कर दीजिए, और या तो एक नॉर्मल जो इंटर रिलेशनशिप है उसको लेके लिख दीजिए। ठीक है, फंक्शन की बात है तो फंक्शन में कुछ ऐसा मतलब कि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लक्ष्मीकांत की बुक आप उठाएंगे तो वहाँ पे आपको दिया हुआ है कि गवर्नर का क्या रोल, मतलब कि गवर्नर का क्या रोल है और सीएम का क्या रोल है। ठीक है, मैं जो भी पॉलिटी की बुक है तो सीएम मतलब कि जब भी स्टेट लेजिस्लेचर और उसके बारे में आता है तो वहाँ गवर्नर का फंक्शन और आपका चीफ मिनिस्टर दोनों के फंक्शन के बारे में डिस्कस होता है। तो ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज़ जैसे फंक्शन ऑफ सीएम, तो यहाँ पे क्या है, हेड ऑफ़ द स्टेट गवर्नमेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पॉलिसी फार्मूलेशन है, लेजिस्लेटिव रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट है। तो ये ब्रॉडली मतलब ये पॉइंट्स है। अभी देखिए ये क्वेश्चन जो था ये 125 मार्क का था। ठीक है, तो डिस्कस करने को आप इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, पर इस क्वेश्चन में ओवरऑल 3 पार्ट हैं। ठीक है, तो तीनों को आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इसमें आपके पास अगर ये 200 मार्क का क्वेश्चन होता तो आपके पास सफिशेंटली आप एलोबोरेट करके लिख सकते हैं। अदरवाइज इन पॉइंट्स को आपको शॉर्टली मतलब कि शॉर्ट उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हेड ऑफ़ द स्टेट गवर्नमेंट है तो इसको एलोबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, और चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसको चाहे तो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि हेड ऑफ़ द स्टेट होता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, तो ये आप पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, एलोबोरेट थोड़ा सा कर सकते हैं। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बनाता है, और तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब फॉर्मिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, ये आप एलोबोरेट कर सकते हैं। पॉलिसी फार्मूलेशन का काम है। ठीक है, तो पॉलिसी फार्मूलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, पॉलिसी फार्मूलेशन प्लस डिसीजन मेकिंग में रोल है। लेजिस्लेटिव जो रोल है उसमें मेनली क्या है कि जैसे आपका बिल इंट्रोड्यूस करना हुआ, ठीक है, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, जो बिल से जुड़ी और चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को लीड करना, तो ये सब पॉइंट इसमें आ जाते हैं। ठीक है, लीडिंग द गवर्नमेंट, तो ये सब पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट आपका ये है कि जो इफ़िशिएंट फंक्शनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट का मतलब है एफिशिएंट ओवर फंक्शन, सॉरी, इंश्योर इफेक्टिव फंक्शनिंग। ठीक है, इंश्योर इफेक्टिव फंक्शनिंग ये होगा इसका। तो ये आपके थोड़े से पॉइंट आ गए। अब इसमें आप या तो इस तरीके से पॉइंट छोटे छोटे लिख दीजिए और उसके बाद आप इनको एक एक दो दो लाइन में या एक लाइन में एलोबरेट कर दीजिए। ऐसे ही गवर्नर का फंक्शन है, तो गवर्नर का फंक्शन एक तो क्या है, आप ये दिखा सकते हैं कि ये क्या है, नॉमिनल होता है रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट, या फिर सॉरी ये नहीं, ये गलत टर्म हो गया, रिप्रेजेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन स्टेट, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा फंक्शन में क्या है कि मस्ट प्रूफ मतलब फंक्शन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट का मतलब ये है कि जो भी अपॉइंटमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में उस पावर को दिए गए, उस पोस्ट को दिए गए हैं, वो इंश्योर करता है। जैसे क्या है, चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपका चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जो और कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि आपका स्टेट
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। तो वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट की मदद करना हुआ। तो ये सब रोल जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट में है, तो वो आप लिख सकते हैं एक पॉइंट। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ एरोनी, तो मतलब एक तरीके से कि पॉलिटिकल डेडलॉक है या फिर आपका इनस्टेबिलिटी है, ठीक है, या इस तरीके का कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व करने में इसका रोल है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो इनका वही रोल है कि मतलब एक तरीके से जो सीएम इनको रिकमेंड करता है तो एक तरीके से जो सीएम की रिकमेंडेशन या जो भी बिल होते हैं तो उनको साइन करके भेजना, वो रोल हो गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एट स्टेट लेवल, ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट और ये पॉइंट आप क्लब कर सकते हैं। असेंट टू द बिल्स पास बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आप इसमें क्लब कर सकते हैं इस वाले पॉइंट में, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर भी थोड़ी बहुत होती हैं। अब जैसे डिस्क्रिशनरी पावर में कहीं पे बिल, जैसे मनी बिल से रिलेटेड पावर हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपका जो पार्डन पावर है वो हो गई, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक पॉइंट और भी है कि जैसे ट्राइबल मिनिस्टर बनाना है, ठीक है। तो अब वो हर स्टेट में तो है नहीं, लेकिन जो जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे 164 में अमेंडमेंट करके ये पावर दी गई है, तो वहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। तो वो पॉइंट स्पेसिफिक है, थोड़ा अलग है, इसलिए आप उसको चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर में ये 2-3 पॉइंट आपको डाल देने हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा फंक्शन, अब इसमें रिलेशनशिप की बात है कि अब इसमें क्या है, एनालिसिस करनी नहीं है, ठीक है। दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप जो है उसको बस एलिबोरेट कर देना है कि दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। तो सबसे पहला जब इस तरीके का पॉइंट आएगा तो वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर, एक यहाँ पे लिखा एक्ट स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी एडवाइज द गवर्नमेंट गवर्नर ऑन वेरियस मैटर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो गया। इसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी पावर का ये मतलब है यहाँ पे इससे पहले ऊपर के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक तो रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन का, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों एक दूसरे की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों बाइंड हैं एक दूसरे से, ठीक है, कि अब गवर्नर एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर काम करेगा, ठीक है। अब जो भी रिजर्व मैटर है वो छोड़ के ऑब्वियसली जहाँ पे उसका इंडिपेंडेंट या डिस्क्रिशन यूज कर सकता है, तो उसके अलावा, ठीक है, जो भी काम है वहाँ पे एक तरीके दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, ठीक है। एक ये पार्ट हो गया आपका। इसके अलावा रिलेशनशिप वर्क फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हालांकि आप चाहें तो रिलेट कर सकते हैं ऊपर वाले पॉइंट से, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन का पॉइंट लिखा है तो उसमें इसके सिग्निफिकेंस को इसमें डाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद एडवाइज द गवर्नर ऑन वेरियस मैटर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सीएम का काम है, ठीक है। जैसे राज्य में कोई अशांति फैली या कुछ इस तरीके की अनफोर्सिन स्टैंस डेवलप हो गया, सर्कमस्टांसेस आ गए, सिचुएशंस आ गई, तो वहाँ पे एडवाइस करता है, इन्फॉर्म करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लिंक है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का, तो ये क्या है, ब्रिज का काम करता है गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ब्रिज का काम करता है, तो वो एक पॉइंट है। बाकी डिस्क्रिशनरी वाला पॉइंट आपका पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर पर्टिकुलरली कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में आप दिखाएंगे, गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन में, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर का रोल होता है, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन। और दूसरा आपका जो मैंने बताया पार्डन और वो वाली, वो भी डिस्क्रिशनरी पावर है उसकी एक तरीके से, ठीक है। तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हालांकि ये लेंदी हो गया, आंसर बताने में ही लेंदी हो गया, लेकिन ये 125 वर्ड है तो ज़्यादा एलिबोरेट करना नहीं है, ठीक है। वाइल गवर्नर रोल लार्जली सेरेमोनियल एंड एडवाइजरी, टेंशन कैन अराइज, ठीक है। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म रिजॉल्विंग एंड अल्टीमेट बोथ आर बाउंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड नॉर्म्स, ठीक है। तो ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, या तो ये भी लिख सकते हैं कि
it is crucial to understand the role of both positions, chief minister and this governor is unique in nature, and they must work together in harmony to serve the interest of the पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, या तो लिख सकते हैं दे मस्ट वर्क टुगेदर इन हार्मनी टू इंश्योर द इफेक्टिव गवर्नेंस। ठीक है, तो या तो इफेक्टिव गवर्नेंस से एक पॉइंट आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, या सर्विंग द सोसाइटी या पब्लिक से एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन में भी जो लिखा हुआ है, तो इसके अलावा मैंने एक दूसरा थोड़ा सा हट के एक एंगल बता दिया, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल ये क्वेश्चन हो गया, 125 वर्ड का था। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, तो क्रिटिकली एग्जामिन का क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन के क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज़ है, जब भी आएगा 3 पार्ट में डिवाइड होगा। क्रिटिकली वाला जो भी क्वेश्चन आता है, देखिए एग्जामिन है, एनालाइज है, ठीक है, इसके अलावा और कोई है इस तरीके का, ठीक है, कमेंट है। तो क्रिटिकल कमेंट में तो चलिए वो तो अलग है, लेकिन एग्जामिन, एनालाइज, ठीक है, ये दोनों एक तरीके से एक ही लाइन पे जाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, एनालाइज और एग्जामिन में बस इतना ही फ़र्क है कि एक में आपको थोड़ा सा डीप करना पड़ता है, डीप अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ती है, डीप आइडिया देना पड़ता है, या डीप पॉइंट्स देने पड़ते हैं। एक में थोड़ा सा आप अपने को बचा लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप थोड़ा सा आप मतलब उतना डीप नहीं जाते हैं। ठीक, तो अब यहीं पे अगर क्रिटिकली इवेलुएट आ जाएगा, ठीक है, तो क्रिटिकली इवेलुएट में जब आप लिखेंगे तो वहाँ पे क्रिटिकली इवेलुएट में जब इवेलुएट करेंगे तो जनरली इवेलुएट का मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिखना है। ठीक है, तो जब निगेटिव आप लिखने जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास अगर कोई हार्ड ट्रूथ है, कह सकते हैं बिटर ट्रूथ है, तो उसको भी आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं। ठीक है, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फैक्ट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इवेलुएट में आती है। एग्जामिन और एनालिसिस में आपके आर्गूमेंट रहेंगे, फैक्ट्स है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन द फाइनेंस कमीशन जब क्रूशियल रोल सेंट्रल स्टेट रिलेशन बाय रिकमेंडिंग दिस। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 280 मेंशन कर देना चाहिए था, जो कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। आप यही लिख सकते हैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर जो ऑब्जेक्टिव है आर्टिकल 280 का किस ऑब्जेक्टिव से बनाया जाता है, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। या तो आप जो रिसेंट टाइम में, ठीक है, आपका फाइनेंस कमीशन अभी अपॉइंट होने जा रहा है, ये सॉरी अपॉइंट हो गया है, होने जा रहा है, ठीक है, तो उसको लेके लिख सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें कोई मतलब कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर जो इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ सब में 2 तरीके बता ही रहा हूँ, एक स्टैटिक तरीका, एक डायनेमिक जिसमें करंट अफेयर्स से न्यूज़ है थोड़ा। ठीक है, तो अगर वो हुआ है तो वो आप स्टार्ट सकते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ formed the finance commission for the 16th or formed the 16th finance commission to deal with the, ठीक है, to recommend for the financial relationship between the center and the state। ठीक है, या फिर रिकमेंडिंग, इतना शॉर्ट लिखिए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव अगर पता है तो वो लिख दीजिए कि इट विल रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन की डिमांड आपको पता ही चलेगी। तो क्रिटिकली वाला जब क्वेश्चन है तो जब इसमें लास्ट में लिखेंगे 3 पार्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रोल है, तो पहले एक तो रोल लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद उससे जुड़े हुए चैलेंजेस लिखेंगे, चैलेंजेस में जनरली जो कॉन्स लिखते हैं वो लिखेंगे, और फिर यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में आंसर जाएगा। अब आपको जो रोल है वो तो सबसे ज़्यादा आसान है लिखना, जो 5 आप पढ़ते हैं जनरली, ठीक है, जब फाइनेंस कमीशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ 5 पॉइंट्स में दिया गया है, ठीक है, कि फाइनेंस कमीशन का ये रोल है, तो वहाँ से इनपुट ड्रॉ कर लीजिए, वो रोल आप कवर कर दीजिए। ठीक है, तो एक पॉइंट तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है, जो कि आपको जब भी फाइनेंस कमीशन का रोल की बात आएगी तो वहाँ से लिख देंगे। अदरवाइज अगर रोल का दूसरा इनपुट आपको ड्रा करना है
तो वो इनपुट आप ड्रॉ कर सकते हैं सिग्निफिकेंस पार्ट से, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंस का अगर आपको पॉइंट पता है तो वो रोल से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है, ये तो पता ही सबको, फैसिलिटेट करता है इंटर गवर्नमेंट फिजिकल ट्रांसफ़र, ठीक है। एड्रेसिंग फिजिकल डिस्पैरिटी, आपको पता ही है कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स माने जाते हैं उनको किस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। 5 ईयर रिव्यू साइकिल, मतलब कि जब भी नेक्स्ट जैसे 16th बना तो 15th में जो रिकमेंडेशंस हुई थी, ठीक है, उसमें कहाँ पे क्या खामियां रही, क्या क्या अचीवमेंट रहे, तो वो पीरियोडिक रिव्यू होता है, ये पॉइंट। इसके अलावा रिकमेंडेशन एक्सपर्टीज़, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। इन डेप्थ एनालिसिस होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं, कंसल्टेशन होता है, असेसमेंट होता है, तो ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा फिजिकल अगर इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने में मदद करता है। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नेगोशिएशन, डेलिब्रेशन, ठीक है, डिस्कशन के थ्रू ये चीज़ की जाती है। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग फिजिकल डिसिप्लिन, ये रिसेंट में ऐड हुआ है रोल। अभी क्या है, पिछले जो 2-3 फाइनेंस कमीशन है वो क्या कर रहे हैं कि स्टेट अपनी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर फाइनेंशियल डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन रखे। जो FRBM एक्ट है जिसके तहत जो 3% का टारगेट सेट करने की बात होती है फिजिकल डेफिसिट की, तो स्टेट किस तरीके से काम करे, तो ये जो स्ट्रेंथनिंग फिजिकल डिसिप्लिन वाला पार्ट है, ये इसमें आप वो पार्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट इनकरेज रिस्पॉन्सिबल फिजिकल, डिस्करेज द इम्प्रूडेंट स्पेंडिंग प्रैक्टिस, तो वो रिकमेंडेशन अगर आपने 15th फाइनेंस कमीशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे वो रिकमेंडेशन दी हुई हैं कि स्टेट को ये करना चाहिए, ठीक है, ये स्पेंडिंग है उसकी, ठीक। वहाँ पे आपको जैसे आज के समय में जैसे आप सुनते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम है, ठीक है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम को हालांकि मुझे नहीं लगता उसमें नहीं दिया हुआ है नीति आयोग है, लेकिन इस बार वाले में मुझे लगता है कि हो सकता है जो रिकमेंडेशन जब स्टेट के फिजिकल डिसिप्लिन की बात होगी तो OPS के बारे में मेंशन किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से कहाँ पे लीकेजेस हैं उनको हटाएंगे, ठीक है, ये लीकेजेस हैं इनको हटा देना चाहिए। तो वो जो स्ट्रेंथनिंग फिजिकल डिसिप्लिन है, ये पार्ट जो है ये अभी पिछले कुछ जो फाइनेंस कमीशंस हैं उन्होंने ये रिकमेंडेशन देना शुरू की और 15th में ये आया हुआ था, और काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशंस रहती हैं और वो काफ़ी यूज़फुल होती हैं। किसी भी स्टेट की इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि वहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो, तो वो उसके इनपुट्स आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंटरेस्ट, ठीक है, स्टेक होल्डर, जैसे X स्टेट का अपना इंटरेस्ट है, Y का अपना इंटरेस्ट है, सदर्न जो स्टेट्स हैं उनका अपना इंटरेस्ट है, नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनका अपना इंटरेस्ट है। तो इसके कारण एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, एक तो ये पार्ट हो गया। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इनकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो सिर्फ रिकमेंडेशन है, हालांकि गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ना उसकी मॉनिटरिंग होती है, जब रिव्यू होता है तो 5 साल हो चुके होते हैं, ठीक है। तो ये उससे जुड़े इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, जैसे जो जो फंड ये देते हैं तो उससे जुड़े जो मिसयूजेज हैं, तो जो इंटरमीडिएट फेज़ है, ठीक है, जैसे कोई फंड एलोकेट किया तो उससे जुड़े अगर कोई इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो उसको बीच में रिजॉल्व करने का कोई मैकेनिज़्म और इस तरीके की चीज़ नहीं, तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस लिखा गया है, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमी फैक्टर में जो आपका जैसे डिफरेंट स्टेट जैसे XY मैंने बता दिया नॉर्दर्न और सदर्न का, तो एक तो वो है, उसके अलावा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, एट सेंटर एंड स्टेट, तो उसके कारण भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे एक जो बहुत बड़ा चैलेंज उसके साथ ये है, जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद है, ठीक है, कि जो इवैल्यूएशन, जैसे जो भी प्रोग्राम या जो भी रिकमेंडेशंस दी, ठीक है, उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद उसका इवैल्यूएशन जो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो इस कारण से जो चैलेंजेस हैं इसमें ये 3 पॉइंट को डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें लिखा फेस डिफिकल्टीज इन एट्रीब्यूटिंग कैजुअलिटी, आइसोलेटिंग इफेक्ट, मेजरिंग आउटकम एंड एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज टू द इंटरवेंशन, तो वही बात लिखी हुई कि आउटकम से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जैसे कोई स्कीम इम्प्लीमेंट की तो या फिर कोई रिकमेंडेशन थी तो आइसोलेशन में इम्प्लीमेंट हुई तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट आ गए, ठीक है। तो ये सब जो इवैल्यूएशन की डिफ़िकल्टीज़ हैं
ठीक है। तो एक तरीके से जो रोल है फाइनेंस कमीशन का, वो कहाँ पे ही सिर्फ रिकमेंडेशन तक ही रह जाता है, उसके आगे नहीं जा पाता है। और जब अगली आती है, अगला फाइनेंस कमीशन आता है, तो वो प्रीवियस को क्या करता है, स्टडी करता है। लेकिन वो जो बीच का टाइम है, ठीक है, जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, जहाँ पे कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो वहाँ पे एड्रेस नहीं हो पाती, क्योंकि सिचुएशन अब ऐसी नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा डायनेमिज्म आ चुका है। ठीक है। तो उस चीज़ को लेके जो चैलेंजेस हैं वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, वो आपने लिख दिए। अब इसके बाद वे फॉरवर्ड है। तो वे फॉरवर्ड में एक तो पहला पॉइंट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि हमेशा से डिमांड रहती है हर स्टेट की, वो होना चाहिए। एक यहाँ पे हमने बात स्ट्रेंथनिंग फिजिकल डिसिप्लिन वाला पॉइंट, तो ये इनकरेज द गवर्नमेंट स्टेट सेंटर दोनों एडॉप्ट साउंड फिजिकल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये पॉइंट आप एक लिख देंगे। ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूव देयर एनालिटिकल एंड एडवाइजरी कैपेबिलिटी, अब इसमें आपका थ्रू डेटा। ठीक है, एक ये पॉइंट आ जाएगा। और रिस्पॉन्सिव प्रोएक्टिव टू चेंजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल सिनेरियोज। ठीक है। तो ये 3-4 जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट हैं इस क्वेश्चन में, सॉरी, इस क्वेश्चन के वे फॉरवर्ड में। ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में ये पॉइंट आपको, मतलब वे फॉरवर्ड आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। अगर वे फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे तो ये आंसर आपका एक तरीके से आधा अधूरा रह जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये पार्ट हो गया, और इसमें और भी मतलब वे फॉरवर्ड का काफ़ी तरीके से हो सकता है। ठीक है। जैसे कि इवैल्यूएशन का इशू है। ठीक है। तो इवैल्यूएशन को आप और बेटर कैसे बना सकते हैं, ठीक है, उसका एक पॉइंट डाल सकते हैं। इसके अलावा इवैल्यूएशन के साथ साथ डेटा वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा अगर एक पॉइंट जो भी बहुत डिमांड रहती है, इस कमीशन को क्या है, फाइनेंस कमीशन को परमानेंट करने की। ठीक है। तो अगर परमानेंट कर दिया जाए तो जो इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा कहीं पे रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना है तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो इसमें एक पॉइंट आप परमानेंट मेंबर्स, मतलब कि फाइनेंस कमीशन एज ए परमानेंट बॉडी, उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो 3-4 ये पॉइंट। क्वेश्चन ये भी 125 मार्कर का था। अब इसमें बता दिया, क्वेश्चन है लेंदी हो गया। ठीक है। तो इसमें कोशिश करनी है हम लोगों को, पॉइंट्स आपको पता ही है, तो उन पॉइंट्स को कोशिश करना है थोड़ा प्रिसाइसली लिखने का। ठीक है, जिससे जो हमारे पास स्पेस रहे 2 पेज का, उसमें कवर हो जाए। ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखना है, हमको लिखने हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हो गया आपका। बाकी कंक्लूजन में, टू कंक्लूजन में आपने ऊपर जो लिखा है उसकी समरी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर समरी नहीं लिखना चाहते हैं तो अगर इस तरीके से लिख सकते हैं, एक जो चेंजिंग जो वे फॉरवर्ड लिखा है उसका कोई पॉइंट उठा के आप कंप्लीट कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, जब कंक्लूड करेंगे तो इसके थ्रू क्या है, आप फिजिकल फेडरलिज्म मजबूत करेंगे। ठीक है, प्लस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, और अल्टीमेटली स्ट्रेंथिंग द फेडरलिज्म स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, अगर दूसरा आप वे फॉरवर्ड बना, सॉरी, कंक्लूजन बनाना चाहते हैं। अदरवाइज ऊपर की समरी उठा के नीचे लिख के कंक्लूजन आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समरी लिखनी है ऊपर की। अदरवाइज सिंपल ये दिखाइए कि अगर फाइनेंस कमीशन जो अपने ड्रॉबैक्स हैं उनको एलिमिनेट कर देता है तो फिजिकल फेडरलिज्म को तो, और फिजिकल फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो मजबूत करेगा ही करेगा। ओवरऑल जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, वो मजबूत होगा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन से जो डिस्कस हो गए। और अब आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि सॉरी, प्री का पेपर जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। तो अब हम लोग GS 5-6 भी कुछ दिन में शुरू कर देंगे। ठीक है। और इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट सीक्वेंस में आएगा, तो 1-2 दिन में, 1-2 वीडियो में आपका ये 2022 का भी PYQ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। कोई डाउट हो, कोई आपको असिस्टेंस या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और जो मेरा ये टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।